तो दोस्तों स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अपन चर्चा कर रहे थे मार्च करंट अफेयर्स के बारे में। इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे मार्च महीने में जो भी न्यूज करंट में रही थी इकोनॉमी के क्षेत्र में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के बारे में। इंडियन बायो इकोनॉमी है 2025, उसके बारे में देखते हैं। तो गाइस जो इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट है, इसे रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? इसे जारी करता है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिलिंग के द्वारा इसे जारी किया जाता है, बीएड के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार गाइस भारत में जो जैव अर्थव्यवस्था है उसमें विगत एक दशक में अर्थात 10 वर्षों की अवधि में लगभग 16 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, जैव जो अर्थव्यवस्था है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 16 गुना वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। वही 2014 में गाइस 10 बिलियन डॉलर से यह बढ़कर लगभग 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर की यह इकोनॉमी हो गई है। वही 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है वो 150 बिलियन डॉलर का शुरुआती लक्ष्य है, वो इसके तहत रखा गया है। गाइस जो जैव अपनी जो बायो इकोनॉमी है इसकी देश में समग्र घरेलू उत्पादन में इसके योगदान की बात करें तो जीडीपी में इसका योगदान है 4.25%, 4.25%। ठीक है, कुछ अन्य न्यूजों के बारे में देखें, इसके साथ कुछ और न्यूज भी चर्चा में थी। दोस्तों इसी अवसर पर जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी, इसी अवसर पर एक बायो सारथी पहल है गवर्नमेंट की, इसकी भी शुरुआत की गई बायो सारथी की, जो कि बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वैश्विक मेंटरशिप पहल है। क्या है ये जो बायोटेक है, इसमें जो स्टार्टअप्स होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए बायो सारथी योजना है। दोस्तों बायो सारथी है वो संचरित मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा, जो बायोटेक क्षेत्र में जो उभरते उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन है वो भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुदान अनुसंधान संस्थान परिषद के बारे में। दोस्तों इस परिषद की स्थापना है वो 2012 में की गई थी। ठीक है, 2012 में की गई थी। जो अपना जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये आता है। ये एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो कि एक उद्योग अकादमी इंटरफेस है और लक्षित वित्तपोषण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आईपी प्रबंधन जैसे पहलों का ये क्रियान्वयन करता है। इसके प्रमुख पहलों के बारे में बात करें कि इसने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं। गाइस इसमें बायोनेस्ट योजना, जैव प्रौद्योगिकी इमिग्रेशन अनुदान, सीड फंड, लीप फंड, जन केयर, अमृत ग्रेड चैनल है आदि की शुरुआत इसके द्वारा की गई है, इस परिषद के द्वारा। अब देख लेते हैं आखिरकार बायो इकोनॉमी होती क्या है, व्हाट इज बायो इकोनॉमी। दोस्तों अपना जो FAO है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार देखेंगे कि बायो इकोनॉमी होती क्या है। गाइस जैव इकोनॉमी में जैविक संसाधनों का जो उत्पादन होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, साथ ही इसके उपयोग संरक्षण के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जिसमें संबंधित ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सूचना उत्पादन प्रक्रियाएं आदि शामिल होते हैं, ताकि स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्र उनकी जानकारी उत्पादन प्रक्रियाएं सेवाएं हैं वो प्रदान की जा सके। ठीक है, तो ये होगी बायो इकोनॉमी के बारे में। अपनी नेक्स्ट न्यूज है, जैसे कैबिनेट है, इन्होंने हाल ही में 19 मार्च को जो अपना डेयरी विकास राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें हाल ही में कुछ अमेंडमेंट किए हैं, इसमें संशोधन किए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डेयरी संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधुनिकीकरण करना और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है। इससे इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि होगी, इसमें बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित होगी और जो किसानों की सरकार को जो आय है, किसानों की आय को दुगुनी करना है, वो टारगेट भी इसके तहत पूरा किया जाएगा। दोस्तों इस संशोधित कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें, मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम क्या है इसके बारे में देखें तो इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था और यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अर्थात केंद्र प्रायोजित योजना है। कहने का मतलब यह है कि इसमें 100% फंडिंग है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 2021 में इस योजना को पुनर्गठित किया गया था। अभी इसमें संशोधन किया गया और इसमें परिव्यय की बात करें
तो इस योजना में गाइस 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान अभी किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। इससे जो अपना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है जो कि लागू होगा 2021-22 से 2025-26 तक 15वां वित्त आयोग, इसके अनुकूल 2790 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है। जो अपनी योजना है एनपीडीडी, इस योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है एंड डेयरी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के तहत आती है, उसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अर्थात जो अपना जो एनिमल हस्बेंड्री, जो अपना पशुपालन डेयरी विकास विभाग है, उसके द्वारा इसकी स्थापना इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इस योजना के कुछ ऑब्जेक्टिव देखें, इसके उद्देश्य देखें तो गाइस 10,000 नई डेयरी समितियों की स्थापित करने की इसके तहत बात की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूध खरीद और जो दूध का जो प्रसंस्करण होता है, खाद्य फूड प्रोसेसिंग होती है, उस व्यवस्था को लागू करना है। इस योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान संबंधी जो समर्पित सहायता है, अर्थात 2 दुग्ध उत्पादन कंपनियों का गठन किए जाने की भी बात की जा रही है। महिलाओं को ये जो डेयरी सेक्टर है गाइस, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो प्रोवाइड करवाता है। महिलाओं की लगभग इसमें 70% हिस्सेदारी है, इसकी ओर भी ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, इस स्कीम में जो 2 अन्य जो पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो जोड़े गए हैं। इसका पहला कंपोनेंट्स है डीसीएस और जो एमपीसीएस है, मतलब जो डेयरी सहकारी समितियों का जो गठन किया जाएगा, साथ ही जो दुग्ध उत्पादन कंपनियों का गठन किया जाएगा। इसके समर्थन के लिए विशेष रूप से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, साथ ही पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें डेयरी संबंधी आवश्यक अवसंरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सुधार करना है। उदाहरण के लिए दुग्ध शीतलन संयंत्र, दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, प्रमाणन प्रणाली आदि। इसका दूसरा कंपोनेंट है सहकारिता के माध्यम से डेयरी है। इसके बारे में दोस्तों, ये जापान की जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है जायका, उसकी सहायता से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा सहकारिता के माध्यम से डेयरी को, डीटीसी को। इसका उद्देश्य है 9 राज्यों में उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन संबंधी जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार करना है और डेयरी सहकारी समितियों का संधारणीय रूप से विकास करना, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में। अपनी नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो गाइस हाल ही में जो अपनी मंत्रिमंडलीय समिति जो कमेटी है, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो पहले तो अपन देखते हैं कि व्हाट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसकी शुरुआत की गई थी गाइस 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है देसी जो गोजातीय नस्लें हैं, उनका विकास करना, उनका संरक्षण करना। जो गोजातीय आबादी है, उनमें आनुवांशिक उन्नति करना, मतलब जो गायों की जो प्रजाति है, ब्रीड है, उनमें आनुवांशिक रूप से उनको डेवलप करना। गोजातीय पशुओं में दुग्ध उत्पादन और जो उत्पादकता है, दूध की उत्पादकता और जो उत्पादन है, उसमें वृद्धि करना इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसके इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, मतलब इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो पशुपालन डेयरी विभाग है, उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर आता है। इस मिशन के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के बारे में बात की जाए तो गाइस इसके तहत वीर्य केंद्रों का सशक्तिकरण करना है, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क बनाना है, केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों का सुदृढ़ीकरण करना, किसानों का कौशल विकास करना और किसानों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना इस मिशन के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाती हैं। गोकुल ग्राम की बात करें तो गाइस इसमें एकीकृत देसी मवेशी हैं, उनके विकास के लिए 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसलिए जो देसी गायें होती है, उनका डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम के तहत 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य है वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देसी गोजातीय नस्ल है, जो देसी गायें हैं, उनकी नस्ल है, उनमें सुधार करना है, उनका संरक्षण और उनका विकास करना है। ठीक है, हाल ही में इसमें क्या कुछ अमेंडमेंट किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में, इसके बारे में जाने तो जो अपना 15वें वित्त आयोग है, जो कि 2021-22 से 2025-26 तक चला है, इसकी सिफारिशों के अनुसार 3400 करोड़ रुपए का इसमें खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें 2 नई गतिविधियां और जोड़ी गई हैं।
एक तो बछिया पालन केंद्र और एक किसानों के लिए ब्याज अनुदान की सहायता भी इसका प्रोवाइड की गई है। बछिया पालन केंद्र की बात करें तो इसमें कुल 1500 बच्चियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। कितनी? ये 15,000 बच्चियां हैं, गाय की जो बछड़े होते हैं उनके लिए कितने आवास बनाए जाएंगे? 30 आवास बनाए जाएंगे। इसको लेकर यहाँ पर बछिया पालन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक मुफ्त सहायता है वो 33% तक की प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ ही किसानों के लिए ब्याज अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। किसानों द्वारा उच्च आनुवांशिक विशेषताओं जो हाई जेनेटिक मेरिट है उनमें आईवीएफ के माध्यम से जो बच्चों को खरीदा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए उनको बैंकों से जो ऋण वगैरह लिए जाते हैं उसमें उनको 3% ब्याज पर छूट दी जाएगी। 3% की छूट दी जाएगी किसानों को इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है अपनी IRCTC और IRFC। इनको गाइस हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इनका पूरा नाम है, एक का नाम है भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम और दूसरी है भारतीय रेलवे वित्त निगम अर्थात इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे करेक्टिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इनको हाल ही में गाइस केंद्र सरकार के द्वारा जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है इनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा है वो 3 मार्च को दिया गया। इस तरह जो अपनी जो ये IRCTC है, इंडियन रेलवे जो खान पान पर्यटन निगम है, ये 25वीं और भारतीय रेल वित्त निगम है ये 26वीं अपनी नवरत्न कंपनियां बन गई है इंडिया में। इस समावेशन के साथ गाइस अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे PSU हैं वो नवरत्न कैटेगरी में इंक्लूड हो गए हैं। किसी भी क्षेत्र को नवरत्न का कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है तो उसको क्या लाभ होते हैं? इसको मुख्य रूप से वित्तीय सहायता मिलती है। 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश है इसमें बिना सरकार की स्वीकृति के किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी मान लो ABC कोई नामक कोई नवरत्न कंपनी है, इसमें निवेश करना है तो 1,000 रुपए तक का 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश है उस सरकार की अनुमति के बिना ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही किसी एक परियोजना में 15% शुद्ध संपत्ति और वार्षिक रूप से 30% शुद्ध संपत्ति अधिकतम 1,000 करोड़ तक का निवेश आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अन्य न्यूजों के बारे में जान लेते हैं जो कि चर्चा में रहे थे। अन्य है वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान। गाइस हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार 1998 से भारत है वो विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, दूध उत्पादन में वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान है गाइस 25% है, अर्थात 100 में से 25% है वो भारत के द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में गाइस भारत में 63.56% की दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगली न्यूज है उड़ान यात्री कैफे के बारे में। गाइस हाल ही में अपने जो नागरिक विमानन मंत्री है राम मनोहर नायडू, कौन है? राम मनोहर नायडू। राम मनोहर नायडू ने चेन्नई एयरपोर्ट है वहां पर उड़ान कैफे यात्री योजना है उसका उद्घाटन किया है। कहां से? चेन्नई एयरपोर्ट से। कब किया गया? 27 फेब को। ठीक है, इससे पहले कोलकाता के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा है इसकी सभी वर्षगांठ पर यहाँ पर उन्होंने उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की थी 19 दिसंबर को। तो ये दूसरा एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट जहां पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है। गाइस उड़ान यात्री कैफे के बारे में बात करें तो जो अपनी उड़ान योजना है जिसका उद्देश्य है उड़े देश का आम नागरिक इसकी भावना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बनाना और जो हवाई अड्डे हैं उनका जो बुनियादी ढांचा है उसका आधुनिकीकरण करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज है BVFCL नामरूप के बारे में। गैस हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने जो नामरूप क्षेत्र है जो कि असम में है यहाँ पर 12.7 लाख मीट्रिक टन का वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है 19 मार्च को। इसका ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? नामरूप असम में की जा रही है जो कि वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा लगभग 12.7 लाख टन की वार्षिक दर से। दोस्तों यह कॉम्प्लेक्स है वो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है
उसके द्वारा नाम रूप में इसकी स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों, इसकी अनुमानित परियोजना लागत की बात करें तो 10,601.40 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इसके इक्विटी अनुपात की बात करें तो इसमें 70-30 का अनुपात है। वहीं इसके इक्विटी शेयर की बात करें तो असम सरकार है, इसका 40% योगदान है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन का 11%, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का 13%, नेशन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का 18% और ऑल इंडिया लिमिटेड है गाइस, उसका 18% योगदान है वो इसमें किया गया है। तो ये अपने चर्चा की अपनी जो इकोनॉमी है उससे जुड़ी हुई न्यूज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।